अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपके पास ला रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो नम्स आर्मी मेडिकल कॉलेज, ईटा जो केपीके के स्टूडेंट्स के लिए, यूएचएस जो पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, एफएमडीसी इस्लामाबाद, एनटीएस जो हर किस्म के हैं एंटी टेस्ट के लिए, और उसके अलावा लम्ब सिंध, दाव और आगा खान जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए जो एंट्री टेस्ट जो केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं। आज हम आपके साथ वो सब एमसीक्यूज़ एक अच्छी एक्सप्लेनेशंस एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ शेयर करेंगे। और इसका टाइटल मैं बता दूं आज की वीडियो का ये है केमिस्ट्री पार्ट 1 यानी कि एफएससी प्री मेडिकल की जो फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री की बुक्स है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो नम्स यूएचएस 2020 टेस्ट के लिए ज़रूरी है। पार्ट 2 के एमसीक्यूज के लिए वीडियो अपलोड कर देंगे हम लोग। ये जो वीडियो है ये जस्ट पार्ट 1 की है और इसमें केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एमसीक्यूज 7 पास पेपर हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंट्री टेस्ट के लिए। तो ये वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल एंड प्रेस्टिजियस वीडियो है और आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो एक्सप्लेनेशन आपको दी जाती है उसको केयरफुली और ध्यान से सुनें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर भी करें अपने उन सब फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सबके साथ जो जो नम्स या यूएचएस और जो भी एंट्री टेस्ट में अपीयर हो रहा है, ताकि उनको भी पता चल सके कि केमिस्ट्री पार्ट 1 के कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो 2020 के एंट्री टेस्ट में आएंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नम्स और यूएचएस की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिग्रीज़ के बारे में बताऊंगा नम्स के। फिर हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो में। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर काइंडली एक वीडियो इस पर बनाएं कि जो एडमिशन रिक्वायरमेंट होती हैं नम्स में या यूएसएस में, तो उसमें क्या क्या मांगा जाता है, यानी कि कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो आज हम आपके सामने वो शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले बताऊँ कि 60% मार्क्स रिक्वायरमेंट होती है आपके मैट्रिक और एफएससी में। और उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ में भी होते हैं कि लाइक 70% है, तो ये लास्ट ईयर का एग्रीगेट था, ठीक है। इस साल चेंजेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सबको पता है कि चेंजेस क्राइटेरिया भी चेंज हो चुका हुआ है। तो हर वो स्टूडेंट जो प्री मेडिकल का स्टूडेंट है वो अपना नम से यूएचएस में अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा आपके पास जो उनसे नम्स एंट्री टेस्ट की अगर हम बात कर ले तो कहता है कि नम्स एंट्री टेस्ट जो उनसे होता है ना, एक फर्स्ट स्टेप होता है अगर आप चाहते हैं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उनसे होते हैं वो नम्स और एएमसी को एक अलग इंस्टीट्यूट समझ के, ठीक है, काफ़ी मिस्टेक करते हैं। तो इस तरह का बिल्कुल नहीं है। आपको बता दूं कि नम्स और जो एएमसी है ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। लाइक अगर आपका दो नाम है तो इट मीन्स कि आप एक ही पर्सन हो, तो इसी तरह नम्स और एएमसी एक ही कॉलेज के दो नाम हैं। नम्स क्या है? नम्स बेसिकली उस कॉलेज के एंट्री टेस्ट का नाम है। कॉलेज का नाम है आर्मी मेडिकल कॉलेज और उसकी एंट्री टेस्ट का नाम है नम्स टेस्ट। और हमारी जो टीम है नम्स एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, वो अपने नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स को इसी नम्स टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो आपको नम्स अगर एंट्री टेस्ट आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं देन यू कैन एंटर इन योर एएम कॉलेज। और एएम कॉलेज की फर्दर इसकी ब्रांचेस हैं, लाइक इसके डिफरेंट सीएमएच एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो डिफरेंट सिटीज़ में हैं, और ऑलमोस्ट 8 और 9 इसके टोटल एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि नम्स के टेस्ट के साथ ही आप बहुत सारे दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक इस्लामाबाद में एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, दैट इज़ अंडर द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड दिस इज़ फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज। और वो जो फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज है वो भी नम्स एंट्री टेस्ट के बेस पे एडमिशन्स करवाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ स्पेशली एजेके में भी हैं ऐसे कॉलेजेस जो जस्ट नम्स के। तो आलमोस्ट ये कोई 23 या 33 इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं जो नम्स के टेस्ट की बेस पे सिर्फ एडमिशन कंडक्ट करवाते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि नम्स कितना एक इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमारी टीम जो आर्मी मेडिकल कॉलेज की टीम है, दे प्रिपेयर द स्टूडेंट्स। वो हमारी टीम जो सी है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नम्स एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं, क्योंकि नम्स एक बहुत बड़ा टेस्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि नम्स के अंदर कौन कौन सी डिग्रीज वैलिड्स होती हैं, लाइक कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर की जाती हैं। सबसे जो टॉप पे होती हैं, जो अपर मेरिट पे होती हैं, जिनका मेरिट ज़्यादा होता है, तो वो होती हैं मेडिकल और डेंटल, यानी कि एमबीबीएस की और बीडीएस की होती है। फिर उसके बाद अगर जो स्टूडेंट एमबीबीएस बीडीएस पे नहीं जिनका नाम आता तो वो एमएलटी सीपी डीपीटी बीएनएस कर लेते हैं। एमएलटी क्या है? ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। सीपी क्या है? ये कार्डियक परफ्यूजन है। डीपीटी क्या है? फिजियोथेरेपी है। और बीएनएस क्या है? ये नर्सिंग सर्विस है, ठीक है। तो ये चार जो कोर्सेज हैं ये अदर देन एमबीबीएस बीडीएस है, ये सारी डिग्रीज एएम कॉलेज आर्मी मेडिकल कॉलेज में ऑफर की जाती हैं।
तो नम्स टेस्ट के हर स्टूडेंट ऑलमोस्ट हर साल 50,000 से ज़्यादा बच्चा इसमें अप्लाई करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं इसके, और ये बहुत सारी डिग्रीज ऑफर करता है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको बताने के बाद चले हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री के सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो केमिस्ट्री से लिंक है। तो आज हम आपके सामने उस टॉपिक की एक्सप्लेनेशंस को शेयर कर देता हूँ मैं, और तो आप लोग केयरफुली ध्यान से सुनते जाइएगा, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको देती है आप इसको नोट डाउन करते जाए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बताऊं तो कहता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इनटू द कंपोनेंट्स पार्ट्स और द फ्रैक्शन। कहता है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप जो मिक्सचर होता है उसके जो कंपोनेंट्स है ना, उसकी हम सेपरेशन करते हैं, ठीक है। और कह रहा है केमिकल कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय हीटिंग देम टू अ टेम्परेचर विच वन और मोर फ्रैक्शंस ऑफ द मिक्सचर विल वेपराइज। इट यूजेस डिस्टिलेट टू फ्रैक्शंस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थोड़ा सा बता दूं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। जो हम लोग अपने पेट्रोल यूज़ करते हैं अपने ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में, बाइक्स में, वो जो पेट्रोल होता है वो बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। पहले पेट्रोल की जो इनिशियल स्टेट होती है वो क्रूड फॉर्म में होती है, क्रूड फॉर्म में होती है। और जो क्रूड फॉर्म होता है वो हमें ज़मीन के नीचे से या समुद्र के नीचे से अपटेंड होता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग के बाद उसका हम लोग फाइनल उसका पेट्रोल मिलता है, जिसको हम लोग फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा बता दूँ, इस प्रोसेस में होता है कि इस प्रोसेस में ये होता है कि यू हैव टू सेपरेट द लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इस प्रोसेस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में आपने ना सेपरेशंस करनी होती है इम्प्योरिटीज़ की बाय हीटिंग इट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। हम हीटिंग क्यों कर रहे होते हैं? हम हीटिंग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जो हमारा क्रूड पेट्रोल होता है, क्रूड फॉर्म में वो होती है जिससे हम लोग अपना फाइनल पेट्रोल बना रहे हैं। तो जो क्रूड फॉर्म होती है ना, इसके अंदर डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब अगर हमने उन इम्प्योरिटीज़ को अपने पेट्रोल से अलहदा करना है, सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमें उसको हीट करना होता है, उसको बॉईल करना होता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। 400 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होता है जो क्रूड ऑयल जिस पे प्रोसेस किया जाता है। तो ये जो रिफाइनरी इंडस्ट्रीज होती हैं ये इसी प्रोसेस पे काम कर रही होती हैं, इससे पेट्रोल बनाते हैं। और जो पेट्रोल होता है इसके अंदर क्रैकिंग पायरोलिसिस प्रोसेस होता है। इसमें कार्बन की चेन होती है, हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है। इसमें कार्बन की जो लिंक की जो एटम्स की जो मकदार होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो हमेशा 5 से लेकर 15 एटम्स के इन बिटवीन कार्बन के एटम्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया। अगर आप चाहते हो कि मज़ीद आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन्स एल्कीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, तो इसके लिए आप हमारी काइंडली प्रीवियस वीडियोस पे क्लिक करें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसपे हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दी है। अच्छा, हमारी टीम ने एक फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बारे में एक डायग्राम भी बनाई है, जिसमें अगर आप देखो एक फर्नेस है, ठीक है। उस फर्नेस के अंदर आप लोग उसके आगे एक आप लोगों ने डिफरेंट टेम्परेचर्स आप उसको दे रहे हो। अच्छा, प्रोसेस कुछ यूँ है कि फर्नेस के अंदर आप पहले क्रूड पेट्रोल ऐड करते हैं। क्रूड पेट्रोल वही है जो समुंदर से या ज़मीन की सतह के नीचे से आप निकाल रहे हो, और बहुत हाई टेम्परेचर पे है, और वो यानी कि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है। तो आपने क्रूड पेट्रोल को पहले फर्नेस के अंदर भर दिया। अब फर्नेस के अंदर से जब पेट्रोल है ना, वो उस वाले आपके पास वेसल में जा रहा है, जिसमें आप डिफरेंट हीट दे रहे हो। तो देखिए इसमें डिफरेंट हीट दे रहे हो, जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है उतनी ज़्यादा वेपराइजेशन हो रही है, और उतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आपके प्योर पेट्रोल से अलहदा हो रही हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप लोग फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कैरी आउट करते हो। उसके बाद मैं थोड़ी सी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फोर्सेस इन बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री पार्ट 1 के अंदर हम स्टूडेंट्स को हम लोगों ने डिफरेंट फोर्सेस पढ़ाई थी, लाइक डायपोल, डायपोल, इंटरमोलिकुलर। फिर उसके अलावा 2-3 फोर्सेस हमने लंदन डिस्पर्जन। तो ये जो सारी फोर्सेस होती है, दिस फोर्सेस आर बेसिकली इन बिटवीन ये लिक्विड्स, गैसेस एंड एक्सेट्रा। तो ये फोर्सेस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बाउंडेड किस तरह से होते हैं, ठीक है। कुछ फोर्सेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिस्प्ले होती हैं, लाइक लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो पानी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, मौजूद होती है। तो इस तरह डिफरेंट फोर्सेस होती है, जब भी आज हम आपके साथ एक बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन शेयर करेंगे, तो काइंडली आप लोग ध्यान से केयरफुली सुनते जाइएगा। कहता है कि गैस पार्टिकल्स हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट होल्ड लिक्विड्स एंड सॉलिड्स टुगेदर। एन अल्टरनेटिव नेम फॉर इंटरमीडिएट फोर्सेस इन द वैंडर वाल फोर्सेस। अच्छा, ये वैंडर वाल फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा उसने बताया गया है कि इसके अंदर जो उनसे ना हमारे पास लिंडन डिस्पर्जन है, डायपोल डायपोल है, हाइड्रोजन बॉन्ड वही जब आप पानी के अंदर, जिसका मैंने अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया। और इसके अलावा इसमें ये चीज़ भी है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड वन मोलिकुलर एंड द नेगेटिव। अच्छा,
तो अगर आप डायपोल फोर्सेस के बारे में अगर डेफिनेशन जो अभी मैंने लिखी है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये वो फोर्सेस हैं जो पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड के अंदर मौजूद होती हैं। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है? इससे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि लाइक सपोज अगर आप कोई भी आयंस लेते हो, लाइक सोडियम क्लोराइड को जब हम ब्रेक करते हैं उसमें दो आयंस बनते हैं, एक सोडियम बनता है और एक क्लोरीन बनता है। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर जो फोर्स मौजूद होती है वो डाइपोल है। डाइपोल का मतलब ये, डाई का मतलब है टू, पोल का मतलब है उसके दो पोल, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इस सोडियम क्लोराइड हो गया, इसी तरह लिथियम फ्लोराइड हो गया। लिथियम आपके पास पॉजिटिव, फ्लोराइड आपके पास नेगेटिव। तो इन इसी तरह जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स के, उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं ना, वो हमेशा डाइपोल फोर्सेस होंगे। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताई वो ये जा रही है कि डाइपोल फोर्सेस हैव अ स्ट्रेंथ दैट रेंजेस फ्रॉम 5 किलो जॉल टू 20 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, आप लोगों की बुक्स के अंदर ना ये स्ट्रेंथ मेंशन नहीं होगी, तो काइंडली हमने वीडियोस के अंदर हमने बहुत रिसर्च के बाद ये फोर्स मालूम की है कि डाइपोल के अंदर इतनी फोर्स मौजूद होती है। ये हमने इसलिए मेंशन किया है, इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से 2020 के लिए, और ये पास पेपर में भी नम्स यूएचएस ईटा में आते रहे हैं। ठीक है, तो डाइपोल के आप लोग स्ट्रेंथ लिख लो। इसकी स्ट्रेंथ है 5 kg टू 20 kg। ठीक है, यानी कि 5 किलो जूल से लेकर 20 किलो जूल पर मोल की बता रहा हूँ मैं आपको ये। और इसमें कह रहा था पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड टू द पार्शियल नेगेटिव। बस ये तो बहुत सारा प्रोसेस बता रहा है कि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड के साथ अटैच होता है। वो तो हम सबको पता है, क्योंकि जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होती है, और जब सेम चार्जेस होते हैं तो उसमें रिपल होता है। तो जब ये अपोजिट चार्जेस है तो ऑफकोर्स डेफिनेटली इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें अट्रैक्शन हो रही होती है, लाइक सोडियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड एंड सो ऑन। अच्छा, ये लिक्विड एंड सॉलिड्स की फोर्सेस, उनके बाद में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताने के बाद अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स है वो हमारे पास वो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है, और इसके दरमियान कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो कह रहा है कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इज अ टेम्पररी अट्रैक्टिव फोर्स दैट रिजल्ट्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन टू एडजेसेंट एटम्स ऑक्यूपाई पोजीशंस दैट मेक द एटम फॉर्म टेम्पररी डेपोल्स। ठीक है, अच्छा, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की ऐसी फोर्सेस होती हैं जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिसमें एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशंस को। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि डिस्पर्जन फोर्सेस जो उनसे होते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर एक यूनिक टाइम के लिए प्रोड्यूस होती हैं एंड देन फॉरन डिस्पर्स हो जाती हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ खत्म हो जाती है। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं, वो एक पर्टिकुलर यूनिक टाइम के लिए प्रोड्यूस होती हैं और फिर उसके साथ ही फॉरन वो एलिमिनेट हो जाती हैं। तो इस तरह के हम लोग फोर्सेस को बोलते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और इसका नेम आप लोगों ने याद करना है। आप लोगों को बार बार हमारे वीडियो में बताते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके साइंटिस्ट का नेम याद करना ज़रूरी होता है। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आप साइंटिस्ट का नेम भी ज़रूर याद करें। हमने लिख दिया हुआ है कि LDF, दैट इज़ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, इज़ नेम्ड आफ्टर द जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंदन। ठीक है, फ्रिट्ज लंदन एक साइंटिस्ट का नाम था जो जर्मन से बिलोंग करता था, उसने ये फोर्सेस दी थी, इसीलिए उसने उसी के नाम पर ये फोर्सेस हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। उसके बाद अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा कि ये तो बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से भी काफ़ी सारे जो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आज हम आपके सामने इसकी एक्सप्लेनेशन शेयर करते हैं। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, एटम्स कॉन्सिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल। एटम जो सा होता है ना, कोई भी एटम, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, पोटाशियम एक्सेट्रा वगैरह जो भी है, उसके अंदर ना बेसिकली 3 किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। जो आपका प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये न्यूक्लियस के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली उस एटम की न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होती हैं उसमें कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है। और मजीद इसके बारे में बताऊंगी तो कहता है न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स नो चार्ज। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स के बारे में नो चार्ज कह रहा है वो। ठीक है, और उसके बारे में कह रहा है आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द एटम आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जो एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो सा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं। उसके बाद में कह रहा है एक चीज़ होती है एटॉमिक नंबर और एक होता है मैस नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिक्सअप हो जाते हैं, तो मैं बता दूं जो एटॉमिक नंबर होता है ना, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने मौजूद हैं उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप लोगों ने फोकस करना है
कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर जी होते हैं ना, दैट इज़ बेसिकली द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये समटाइम डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, तो आप लोग इसको लिख लें। जो एटॉमिक नंबर जी होता है उसका मतलब ये होता है कि उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जिसको आप लोग जी से रिप्रेजेंट करते हो। और जो हमारे पास मैथ नंबर होता है ना, ये प्रोटॉन और जो सा न्यूट्रॉन होता है, जब हम इनको ऐड अप करते हैं तो उससे हमें एटॉमिक मैथ नंबर मिलता है। लाइक लेट्स सपोज अगर आप बात कर लो पोटाशियम है, उसका नीचे 19 है ऊपर 39, तो जो नीचे 19 ऊपर 39 ये क्या चीज़ें हैं? जो ऊपर मैथ है ना, मैथ वो ऊपर लिखा हुआ है, उसमें उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उसने ऐड किया है तो उससे 39 आंसर आया। अगर आप हम जस्ट उसके प्रोटॉन लिखो तो वो 19 है। तो जो प्रोटॉन होते हैं ना वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 19। तो इसी तरह आपको पेपर में कोई भी आइटम दिया जा सकता है, ठीक है, उसके ऊपर उसने मैथ नंबर और उसने उसका एटॉमिक नंबर लिखा होगा, तो वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। जब आपसे नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स पूछेगा तो आप लोग याद करिएगा कि आप लोगों को हमने वीडियोस में बताया था कि प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि वो एटॉमिक नंबर आपसे पूछ रहा है। इसी तरह अगर केमिस्ट्री में आप लोगों से कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आता है जिसमें एटॉमिक मास या सॉल्यूशन का वेट पूछना होता है, तो आपको पर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स बताएगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें जी जी बता रहा है वो, ठीक है। तो हमेशा बात रखिएगा, जी जो सा होता है वो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है और आपका एटॉमिक नंबर भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आप लोगों से शेयर की है, इसे आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। तो इसके न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल एमसीक्यूज दोनों इस टॉपिक में से आते हैं, ठीक है। होपफुली अब आप लोगों को ये टॉपिक याद रहेगा, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज और हैज़ वेल हैज़, इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह सुनना है, जो एक्सप्लेनेशंस मैंने आप लोगों को दी हैं। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा सा रिलेट करता है आपके फेजेस के साथ, लेकिन ये थोड़ा सा रिलेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ना हीट का केमिस्ट्री में क्या कॉन्सेप्ट किया है और क्या इस्तेमाल किया है, आज हमने वो चीज़ें शेयर करनी है, वो स्टडी करनी है। तो कहता है थर्मोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ द हीट एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। और रिएक्शन में रिलीज और एब्जॉर्ब। अच्छा गाइस, आप लोगों को जो नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स हैं, हमने इनको बहुत अच्छी तरह जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस करवाए थे, जिसमें हीट कुछ में रिएक्शंस में रिलीज कर रही होती है, किसी में कुछ एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो ये जो हीट होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो हीट होती है इसी से हमें पता चलता है कि इस रिएक्शंस में इतनी हीट निकलती है या इस रिएक्शंस को करवाने के लिए इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है। अगर हम उतनी हीट उसको नहीं देते तो केमिकल रिएक्शन अब जो मर्जी स्टेप कर लें, वो कभी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट अपना प्रोडक्ट नहीं देगा। तो इसलिए ये हीट एक थर्मोकेमिस्ट्री ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसकी शेयर एक जो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको दी है, आपको उससे थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात कर लें, थर्मोकेमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड द केमिकल रिएक्शंस। थर्मोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी बिकॉज इट हेल्प्स टू डिटरमिन अ पर्टिकुलर रिएक्शन विल अकर एंड इफ इट विल रिलीज। अच्छा देखें गाइस, वही चीज़ है जब भी मैंने आपको पहले बता दिया, इसी थर्मोकेमिस्ट्री के सेकंड पैराग्राफ में वो सेम चीज़ लिखी गई है जब भी मैंने आप लोगों को बताई है कि जो हीट होती है उसी से हमें पता चलता है कि क्या यार इसमें रिलीज़ हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, या फिर हमें वो ये भी बताता है कि ये रिएक्शन जो जो ये केमिकल रिएक्शन था ये एंडो था या एक्सो था, इसमें क्या अब्जॉर्ब हो रही थी या रिलीज़ हो रही। तो ये चीज़ें हल्की नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों के टॉपिक में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा तरह पढ़ें, फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करें, आप लोगों के कमेंट्स के हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री बताने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब आखिरी जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं सॉल्यूशंस है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों ने इसको भी केयरफुली और ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये ना हो आखिरी 2 मिनट्स में आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाए, वीडियो को स्किप कर दो। और सॉल्यूशंस एक टॉपिक मैं उसको डिफरेंट उसकी डेफिनेशन बताऊँगा पहले, फिर उसकी टाइप्स बताऊँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आखिरी वाला, तो आप लोगों ने ध्यान से और अच्छी तरह सुनना है। गाइस, सॉल्यूशंस का स्लाइड शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए केयरफुली सुनना, लाइक लेट्स सपोज आप एक जामी शीरी बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल देता है ना, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आता होता है। आप एक जामी शीरी बना रहे हैं, ठीक है। तो आप उस जामी शीरी के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो? आप उसमें शुगर ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, और आपके पास एक बाउल है। आपने बाउल के अंदर पहले पानी डाला, अब चीनी अभी आपने नहीं डाली, ठीक है। जो आपने पानी डाल दिया ना, उसके अंदर पानी आपका क्या है? सॉल्वेंट है। आपने उसके अंदर चीनी डाली, चीनी आपकी क्या है? सल्यूट। तो याद रखिएगा, जिस चीज़ के अंदर आप कोई भी चीज़ मिक्स करते हो
या किसी चीज़ ने उसके अंदर अपने अंदर उसको मिक्सअप करवाना है, उस चीज़ को सॉल्वेंट बोलते हैं। इसलिए जो पानी था उसके अंदर अपने आपने चीनी डाल ली तो पानी क्या है, सॉल्वेंट। अब जो चीज़ डालने वाली होती है जो कम मिकदार में होती है वो हमेशा सल्यूट होती है। तो चीनी आपकी सल्यूट है, पानी आपका सॉल्वेंट है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो सॉल्वेंट और सोल्यूशन में मिक्सअप हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्वेंट और सोल्यूशन में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़र्क है सॉल्वेंट और सोल्यूशन में। देखें, सॉल्वेंट आपका पानी था, पानी में आपने चीनी डाली, जब आपने चीनी को मिक्स किया उस पानी के अंदर आपका एक मीठा सा आपका पानी का जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा शुगर टाइप हो जाएगा। अब ये जो फाइनल आपका जो एक बना है ना, कोई भी मिक्सचर आप जामी शीरी कह लो, अगर जामी शीरी भी ऐड कर दिया तो जो फाइनल जो चीज़ बनी है उस चीज़ को सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होता है, सल्यूट होता है और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट के अंदर सिर्फ सल्यूट होता है। तो आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है, सोल्यूशन में सॉल्वेंट सल्यूट सब कुछ होता है और सॉल्वेंट के अंदर सिर्फ सल्यूट होता है। तो ये चीज़ है सॉल्यूशंस की मेन एक्सप्लेनेशंस। एक बहुत अच्छी एग्जांपल का मैंने शेयर किया है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं स्लाइड। अब आप लोगों ने केयरफुली ध्यान से सुनना है, अब आपको इजीली समझ में आएगा अगर आपने मेरी पिछली एग्जांपल को अच्छी तरह समझ लिया है। ठीक है, अच्छा, कहता है कि सॉल्यूशंस इन केमिस्ट्री या सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर पता क्या होता है, हमारे पास दो किस्म के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है नॉन होमोजेनियस। जो होमोजेनियस होता है ना, इसमें ये होता है जो कंपोनेंट्स होते हैं ना इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, और नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज होती है ना वो सेम नहीं होती, लाइक सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड एंड एक्सेट्रा। तो जो होमोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं ना, एक कंपोज हुआ होता है किसके, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आप सॉल्यूट भी कह सकते हैं। ठीक है, इन सच अ मिक्सचर अ सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। ठीक है, देखें कह रहा है कि एक सॉल्यूट है, आपने उसको एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में डिसॉल्व कर दिया, वो जो दूसरी चीज़ है ना वो आपकी सॉल्वेंट है। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्सअप करके जो हमें चीज़ मिली है उस चीज़ को आप लोग बोलते हो एक्वस सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन। तो गाइस जो मैंने भी आप लोगों के सामने एग्जांपल शेयर किए थे और जो भी ये चीज़ लिखी है दोनों एक ही चीज़ें हैं। होपफुली आप लोगों को एक बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप सॉल्यूशंस के सेकंड पैराग्राफ फोकस करो तो कह रहा है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इन विच द पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 1 न्यूटन मीटर। कह रहे हैं सॉल्यूशन जो सा होता है ना इसमें एक पार्टिकल जो साइज होता है वो 1 nm से भी कम होता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस की एक और पहचान है। और इसके अलावा सॉल्यूशंस की वो थोड़ी सी एग्जांपल दे रहा है। कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस आर द शुगर इन वाटर। गाइस ये वही एग्जांपल है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप लोगों ने मेरी हर जो पीछे भी एक्सप्लेनेशन दी है, अगर आपने हर एक एक सेकंड भी केयरफुली ध्यान से सुना है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री पार्ट 1 आप लोगों के टेस्ट में नंबर पूरे आएंगे। ठीक है, तो उसके अलावा कह रहे हैं शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर या सोडा वाटर या सॉल्यूशंस एंड ऑल द कंपोनेंट्स अपीयर एज अ सिंगल फेज। तो सारे ये जो एग्जांपल्स है ना ये सॉल्यूशंस के एग्जांपल है। अच्छा, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि जो सॉल्यूशंस होती है ना इसकी हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सॉल्यूशंस की तो कोई टाइप ही नहीं होती। तो हमारी टीम ने रिसर्च करके 3 टाइप्स मालूम किए हैं जो आप लोगों के लिए नम्स की प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनना भी। कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दैट कैन अकर इन योर बॉडी बेस्ड ऑन द सॉल्यूट कंसंट्रेशंस। हमारी जो सॉल्यूशंस होती है ना इसकी 3 किस्म की एग्जाम होती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, हाइपोटोनिक भी हो सकते हैं, हाइपोटोनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनमें से जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ना, जो पहला वाला जो मैंने आपको टाइप बताई है, कहता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज द वन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स इज सेम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। इसमें जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि आइसो मतलब होता है सेम। तो इसमें ये होता है कि सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है इनसाइड वाली या बाहर वाली वो दोनों सेम होती है। तो गैस होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस टाइप्स को आपने इस टाइप के साथ मिक्सअप नहीं करना, ये डिफरेंट टाइप्स है। गैस तो वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। अगर आपने इस वीडियो को केयरफुली और ध्यान से देखा है तो इट मीन्स कि आपको केमिस्ट्री पार्ट 1 में किसी भी एंटी टेस्ट में पाकिस्तान मेडिकल कॉलेजेस के आप उसमें फुल नंबर ले सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपने फिर भी इसी तरह नहीं देखा तो कोशिश करें इसको दोबारा बार बार अच्छी तरह देखें। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपका तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखें, हमारी टीम 24 घंटे आपके क्वेश्चन के आंसर करने के लिए मौजूद है। और एंड करने से पहले फिर छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको काइंडली लाइक भी करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ, और फेसबुक पे भी अपने ग्रुप से फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट्स को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। आज अगर हम एक किसी के लिए शेयर करें इन्फॉर्मेशन तो कल आपके लिए भी कोई मदद कर सकता है। थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।